लोग बात किए थे। देखते हैं कहाँ आ रहा है, रिवीजन कर देते हैं। ये चर्चा के बिंदु से आरंभ हुआ था भाग 1, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, गैल्वेनी सेल था, नस्ट इक्वेशन था। ये देखिए, ये इस भाग में है। दूसरे भाग में इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस है। ये बैटरियां हैं, सेल्स हैं। फ्यूएल सेल्स याद रखे रहिए, उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है। एक करोजन है इस वाले हिस्से पे। तो ये आपका यहाँ आ रहा, पहले पेज पर था। दूसरा पेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, जिसके विषय में था, उसके विषय में चल रहा था। ये प्रक्रिया डिफाइन किया गया था। हाँ, दुर्गेश यादव की फोन आ। हाँ जी, हेलो, नमस्ते। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलना है। आईडी तुम्हें मिली नहीं है उस पे? अच्छा, अभी हम भेज देते हैं आईडी, इसको तुम्हारे नंबर पे चला जाएगा अभी। ठीक ठीक, ओके। ये देखिए, यहाँ पर आपका आ गया स्थिति। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है क्या, बेसिकली आप जाने रखिए। ये डिवाइस है एक तरह से, और उस वो डिवाइस करती क्या है। डिवाइस मतलब युक्ति, जुगाड़ है। तो जुगाड़ क्या है कि वो एनर्जी को कन्वर्ट करती, और एनर्जी कौन कौन सी है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी यहाँ लिख रहे हैं हम। ये देखते रहिएगा, एक क्योंकि सारा चैप्टर का यही का कहानी खेल है। केमिकल एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं। केमिकल, जो केमिकल एनर्जी है, ये दोनों को कन्वर्ट करता है। दैट इज, ये जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सारा चीजें आज के इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर है। इसी का खेल है, यहाँ से वहां तक पूरा ऊर्जा का ही खेल है। तो देखिए, केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वही डैनियल वोल्टा सेलों में आएगा। जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदल देगा वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल पूछता है तो डायनमो है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह में लगा रहता है गाड़ियों में। तो एक डायनमो होगा, जब वो व्हीकल चलती है तो वो डायनमो चलता है। वो डायनमो फिर चार्ज करता है बैटरी को। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब वो बैटरी चार्ज हो जाती है तो पुनः स्टार्टिंग के काम में आती है, या बल्ब वगैरह जो भी जलाने काम आ रही है। तो वैद्युत रासायनिक सेल में एक अर्ध सेल है। देखिए, इस तरह की स्थितियां इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। और देखिए, ये 2 कंपार्टमेंट में रखा गया है, 2 डब्बे में। क्या एक डब्बे में रख दिया जाए दोनों इलेक्ट्रोड को, तो ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी कि वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा। मान लीजिए हमने 2 इलेक्ट्रोड को एक ही में रख दिया, एक ही उसमें। ये देखिए, मान लीजिए इसी में दोनों इलेक्ट्रोड डाल दें, और दोनों इलेक्ट्रोड डाल करके भी काम करें, तब क्या होना है, एक इलेक्ट्रोड और ये एक इलेक्ट्रोड यहाँ ला दें इसमें, और इसमें कोई केमिकल मान लीजिए भर दिया जाए, और यहाँ से बाहर से इसको सर्किट से जोड़ दिए जाए। ये देखिएगा, आपका है, मतलब हम लोड दे रहे हैं, वो जोड़ दिए जाए, तब नहीं होगा। नहीं, ये तब रिएक्शंस नहीं होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं होगा। और ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर चिपक जाएगा, जिससे कारण ये इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन का जो उसमें से प्रवाह है वो बंद हो जाएगा। ये ध्यान में रख रहे, बोथ इलेक्ट्रोड्स एक ही कंपार्टमेंट में रख करके हम उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब उससे ऊर्जा नहीं ले सकते। ये ध्यान में रखते रहिए, वो इंटरप्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, दैट इज नॉट यूजफुल फॉर मी।
ये जो इलेक्ट्रोड है इस पे लिक्विड जंक्शन आ जाएगा, एक जंक्शन चिपक जाता है, इस तरह से ये नहीं होगा। इसलिए इस जंक्शन को रिमूव करने के लिए 2 कंपार्टमेंट लेते हैं। एक में ये देखिए इधर है और एक इधर है, मैंने एक बताया था। जो लेफ्ट में होगा वो एनोड होगा, ध्यान में रखे रहिए, और जो राइट में होगा वो कैथोड होगा। ये राइट एनोड इसके केस में निगेटिव होगा, दैट इज एनोड, ये नोड है। कैथोड ये पॉजिटिव होगा। ये जो राइट हैंड पे है इसे हम कैथोड बोलेंगे, दैट इज कैथोड, कैथोड है। यही लेफ्ट है, लेफ्ट साइड में हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, ये हमेशा राइट साइड में होगा, आपके प्रॉब्लम में दिया रहेगा। तो ये स्थिति आपके सामने यहाँ आ गई है। इधर आ रहे हैं, ये साल्ट ब्रिज के विषय में बताया गया था। जिंक है, जिसका राड होगा उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वो डिजॉल्व होगा। जिंक होगा तो जिंक सल्फेट में डालेंगे, कॉपर होगा तो कॉपर सल्फेट में डालेंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये कई कॉपर सल्फेट में और जिंक को भी डाल दें? हो सकता है, लेकिन वही मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रिसिटी हम इससे नहीं प्राप्त कर सकते, वो रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। फिलहाल यहाँ आ जाइए, गैल्वेनी सेल या वोल्टाई सेल। तो ये करता क्या है, केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो एक साधारण सा सेल आपको दिखाया गया था, वो था 8वां। अब ये यहाँ से हमारी स्थिति आज की आरंभ हो रही है, और दैट इज दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये ब्लू कलर में ही ज्यादा सही लगेगा। स्टैंडर्ड मानक अपचयन विभव, देखिए इसकी अंग्रेजी है मानक इलेक्ट्रोड, सॉरी मानक अपचयन विभव नहीं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आईपीएसी के नियम के अनुसार जो होगा, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम मानक मानेंगे। लेकिन पहली बात, हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव को डिफाइन कैसे करें? तो वो विभव, वो पोटेंशियल्स जो हम किसी एक मोलर सॉल्यूशन में, अब वो हम बनाए कैसे, देखिए ये इसी पर बनाते हैं। एक मान लीजिए हमने ये बनाया, ये स्थिति कंपार्टमेंट, एक बीकर, एक जो कुछ के लिया, और इसके अंदर 1 मोलर का सॉल्यूशन डाला, 1 मोलर का, और इसके अंदर का जो वायुमंडलीय दाब है वो 1 वायुमंडल दाब है, और इसमें इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया। कोई इलेक्ट्रोड हो सकता है, ये 1 मोलर हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, 1 एटीएम हो, और 25 सेंटीग्रेड ताप को 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान में रख रहिए, 298 केल्विन हो। तो जो इनके कांटेक्ट जो सरफेस है और लिक्विड और सॉलिड के सरफेस पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा, उसी को ही हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम हमेशा E0 से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा E के ऊपर 0 लिखा होगा, E0 से ये रिप्रेजेंटेशन होगा। जहां ये लिखा होगा E0, E0, तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। वो उसको मेजर किया गया है, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 एटीएम प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ये डिफिनीशन आपसे पूछा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए, तो आप बताएंगे इकाई मोलर विलयन और इकाई वायुमंडलीय दाब तथा 25 सेंटीग्रेड ताप पर किसी विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में किसी इलेक्ट्रोड को या धातु पे रखने पर उसके पृष्ठ पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव देखते रहिएगा। एक मानक इलेक्ट्रोड विभव को EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से मेजर करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो पोटेंशियल है उससे बड़ा होता है। EMF जो होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे बड़ा होगा, क्योंकि EMF तब हम मेजर करते हैं जब हम सर्किट से कोई करंट नहीं ले रहे होते, किसी प्रकार की विद्युत धारा उसमें से हम नहीं ले रहे होते हैं, तो उस समय जो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
तो इसलिए ईएमएफ हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा होगा। और जैसे ही मान लीजिए सर्किट डायग्राम आपने जोड़ दिया, तो सर्किट डायग्राम जोड़ते ही कुछ न कुछ उसके इंटरनल रेजिस्टेंस हो गए, और इस तरह से उसमें से सारी चीजें यानी कुछ न कुछ हिस्सा तो उसको लाइन लॉस जिसको बोलते हैं उस सर्किट में ही गरम वरम करने में चली जाती है और घट जाती है। इस तरह से जो ये गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर सेल विभव कहलाता है। ये इस पे विशेष ध्यान रखे रहिए। सेल विभव दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, एक अभी बताया था एनोड और दूसरा बताया था कैथोड, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ई नॉट ऑफ दिस सेल कहलाएगा। देखिएगा स्टैंडर्ड पे हम पहुंचेंगे तो देन इट इज कॉल्ड ई नॉट ऑफ दिस सेल, ऐसे लिखा रहेगा। और कोई आपको इसमें से एक मानना है। कैसे मानना है? तो देखिए ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यदि इसको डिफाइन करें तो दो प्रकार का होगा। एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP, ये ध्यान में रखे रहिए, दैट इज कॉल्ड SOP, मानक ऑक्सीकरण विभव ये कहलाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? ई नॉट लिखेंगे और OP लिखेंगे। और OP की कैसे होगा उन परिस्थितियों में तो मैं बताया, जैसे कि ये Zn है और Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn डबल प्लस हो रहा है, ये डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल रहा है। ये ध्यान में रखे रहेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक यानी विद्युत अपघट्ट में, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, प्रवाहित होती है, वो आयंस के कारण है। ध्यान में रखे रहिएगा। सेलों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस, जबकि मेटल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ये आयंस के कारण है। ये स्थितियां हैं, आप ध्यान में रखे रहिएगा, जो आपके लिए यूजफुल होगा। पूछ सकता है कि क्या होगा, कैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। तो इसको अगर ई नॉट, हाँ अब देखिए ये बात फिर थोड़ा फिजिक्स वाली आ रही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो वो मेटेलिक प्रॉपर्टी है। मेटल वो केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन उस मेटल में आ सकता है और जा सकता है, इतना ही काम कर रहा है। वो जनरेट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी को उत्पादन में इलेक्ट्रॉन का महत्व है। तो मेटल अपने आप पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन इसके केस में इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहा है। देख रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहा है, ये मूव करेगा। किसमें मूव करेगा? इसके लिए मीडियम चाहिए। तो मीडियम या तो सोल्यूशन है या तो वो सॉलिड मीडियम है। तो सॉलिड मीडियम है तो कंडक्टर है, कंडक्टर माने चालक है। चालक तो जैसे चांदी का आप समझते हैं कि वो सबसे अच्छा चालक है। तो वो तो एक तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। ये आपको बताया, कर्द पारगम झिल्ली जिस तरह से विलायक कणों को आने और जाने देता, उसी तरह से वो मेटल काम कर रहा है। अब वो मेटल को जब हम उसी के सोल्यूशन, उसी के विद्युत अपघट्ट का, उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में डिप कर देंगे, तब अब क्या होगा? जैसे ये जिंक है, मान लीजिए जिंक है, तो जिंक की सल्फेट के विलयन में यदि इसी में डाल दिया जाए तो यहाँ आयन हो गया, Zn डबल प्लस और सल्फेट SO4 माइनस आएगा यहाँ पर। ये आयन से इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? वो इलेक्ट्रॉन पुनः होगा क्या? इसी में इंटर करेगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है उसी इलेक्ट्रोड के रास्ते से जाएगा, इसी में से ये घुसेगा इसी के अंदर। अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। तो ये जो विद्युत अपघट्य वाले सॉल्यूशंस हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं विद्युत अपघट्ट के, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो आयंस है उसके कारण, जबकि मेटल्स तो केवल एक पैसेज का काम कर रहा है, आने जाने का काम कर रहा है। और देखिए मेटल जैसे ही गर्म करेंगे, गर्म करते हैं ना, तो RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T, मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा।
और प्रतिरोध बढ़ेगा तो विभव या पोटेंशियल या करंट, ये दोनों के मान घटेंगे, वो उतना यूजफुल नहीं होगा। जबकि यहाँ का केस आयंस है, और ये मान लीजिए कि ये गर्म हो रहा है, तो ये इसमें आयंस का मूवमेंट वेलोसिटी आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं। आयनों का जो गतिशीलता है वो बढ़ जाएगी, अब वो बढ़ेगी तो फिर इलेक्ट्रिसिटी आपका बढ़ जाएगा, है। तो ये ज्यादा यूजफुल है, और ये कंट्रोल कर रहे हैं आप। जैसे मन कर हमको नहीं आरंभ करना, स्विच ऑफ कर दिया यहाँ से, जो इलेक्ट्रिक जो रिएक्शन हो रहे हैं अपने आप पे रुक जाएंगे और इलेक्ट्रॉन का उत्पादन कर जाएगा। ये स्थितियां, तो दैट इज मोर यूजफुल फॉर यू। कौन सा? जो इस सेल के द्वारा, सेल इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी, ये एनर्जी का स्रोत है। जबकि मेटल इज द मीडियम जिसके द्वारा हम प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे प्रकाश जो निर्वात में चल रही है या साउंड है, वो सघन माध्यम वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ध्वनि का वेग बढ़ता जाता है। वेलोसिटी ऑफ द साउंड इंक्रीजेज एंड मीडियम बिकम्स डेंसर, वो डेंसर जैसे जैसे होगा वैसे बढ़ेगा, लेकिन लाइट घटती जाएगी। इसी तरह से ये मीडियम का काम कर रहा है। पंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब सुन लीजिए, जो सेल है वो दैट इज वर्क एज ए पंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पंप माने हवा भरना। इसमें जैसे साइकिल में आप हवा भर रहे हैं और प्रेस करते हैं तो हवा ट्यूब के अंदर घुस जाती है, उसी तरह से ये जो सेल्स हैं ये पंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहरी सर्किट में भरने का काम करते हैं। सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। और वो इलेक्ट्रॉन पैदा किसके द्वारा हो रहा है? इस आयंस के द्वारा हो रहा है। आयंस के द्वारा, आयन ही उसको इलेक्ट्रॉन को पैदा कर रहे हैं, आयंस के ही द्वारा। तो दैट इज मोर यूजफुल। चलिए, तो एक तो ये आ गया, और ये ई नॉट यहाँ हो गया, और इसको लिखेंगे। देखिए जैसे ये लिखा है उसके टर्म में, इसी के ही पद में यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये प्लस है, तो ये अगर ऐसे लिख रहे हैं E/Zn डबल प्लस, देन दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको रटना नहीं है, ये एकदम गिवन है, एब्सोल्यूट है, मानक है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वही है उसी टेम्परेचर प्रेशर। फिर तो ये होगा प्लस 0.76 वोल्ट। कोई जरूरत नहीं याद करने की, ये प्रॉब्लम में दिया रहेगा। ये मेटेलिक प्रॉपर्टी उस मेटल का है, ये हर मेटल का अलग अलग होता है। और इसी तरह से दूसरा जो होगा वो हम बोलेंगे SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिप्रेजेंट किसे करेंगे? E0, ये देखिए RP लिखते हैं इसको, रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन होगा तो रिडक्शन के लिए अगर हम बात करें तो कॉपर जैसे है, कॉपर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो ये Zn ने दिया, वो दोनों ले करके वो कॉपर मुक्त हो गया, देखिए सॉलिड हो गया। यानी कॉपर वाले, जिसमें कॉपर है यानी जिसमें कैथोड है, उस कैथोड में इलेक्ट्रोड का मास बढ़ेगा, वहां द्रव्यमान बढ़ेगा। तो द्रव्यमान न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं, तो घटेगा किसका? तो एनोड से घटेगा, एनोड का इलेक्ट्रोड डिजॉल्व होगा, घुलेगा, और वही चीजें जा करके, वही मतलब जिंक नहीं, और दूसरे कंपार्टमेंट में यानी कैथोड वाले डब्बे के अंदर जा करके यही कॉपर आए जो कॉपर सल्फेट के रूप में था, उसी इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता, तो वो इलेक्ट्रोड मोटा होता जाएगा और एनोड पतला होता जाएगा, डिजॉल्व होता जाएगा। और ऐसा भी स्थिति आ सकती है पूरा खत्म हो जाए, कहेंगे जो सेल है वो डिस्चार्ज हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो। तो ये 2 स्थिति आपके सामने है, SRP और SOP। IUPAC ने जो है SRP को स्टैंडर्ड माना है। आप प्रश्न में, एग्जाम्पल में या IIT मेंस एडवांस किसी भी जगह पर अगर दे दिया है, सब कुछ नहीं लिखा, जिंक का दे दिया, मान लीजिए जिंक को उसने लिख दिया दैट इज दिस, सही हटा दिया जाए इसको, तो आप समझेंगे वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वो आप उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं जज करेंगे, वो ऑलरेडी गिवन, पहले आपको किताब में दिया हो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन ये IIT वाले, मेंस वाले, बोर्ड वाले ने मान लिया कि वो जो स्थिति है वो हमारी स्टैंडर्ड है SRP। तो ये देखिए यहाँ से EMF की गणना
मैंने कहा था निकालेंगे कैसे, ई नॉट ऑफ दी राइट, राइट पे रिडक्शन हो रहा है, ये याद करो, राइट वाले कंपार्टमेंट में रिडक्शन होता, जिस पे रिडक्शन होता वो कैथोड कहलाता है। उसमें से ई नॉट ऑफ दी लेफ्ट घटाओ, लेफ्ट माने एनोड, या तुम करो किसी को देखियो, ई नॉट ऑफ दी कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ दी एनोड, ये एनोड हो गया। ये सब जो है एसआरपी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसपे ये हम काम कर रहे हैं, ये एसआरपी है। चाहे ये फार्मूला ले लो, चाहे ये ले लो, या अगर नहीं ये मन कर रहा है तो आप देखिए कैथोड पर रिडक्शन लिखिए, हैं कैथोड पर रिडक्शन आरपी, और इस प्लस कर दीजिए एनोड पर ऑक्सीडेशन, ये एनोड होगा तो यहाँ ओपी लिखिए, तो ये प्लस हो जाएगा। ये स्थिति आपके सामने आ रही है, 1 2 3, 3 फार्मूला है, कोई फार्मूला आपको एक सेलेक्ट कर लेना है जिसपे आपके कमांड हो। देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है ई सेल इज इक्वल टू ई दाया, दाया है, और ये बाया में से घटाया गया, ये हिस्सा आपके सामने आ रही है। तो दैट इज दिस। आगे हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर आकर के इलेक्ट्रोड विभव का मापन, मेजरमेंट कैसे करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का निरपेक्ष मान नहीं निकाल सकते, ध्यान में रखे रहिए। किसी का हम एब्सोल्यूट मान नहीं निकाल सकते, किसी मेटल का, किसी लिक्विड का, या किसी भी मटेरियल्स का हम एब्सोल्यूट एकदम ठीक ठीक वैल्यू नहीं निकाल सकता मैं। तब क्या करेंगे आप, जिस तरह से आइंस्टीन का और न्यूटन्स का, आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स और आइंस्टीन का मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो न्यूटन तो स्थिरवादी है, वो हर चीजें स्थिर है, पेड़ स्थिर है और वो एप्पल भी गिर रहा है उनके सर पे तो वो भी स्थिर हैं। लेकिन अब जब आइंस्टीन वाला आता है तो रिलेटिव मोशंस की कहानी आ जाती है, सापेक्षवाद, और सापेक्षवाद जब आरंभ होता है तो मूल बिंदु का हमें कोई पता करने की जरूरत है नहीं, वो कहाँ गिरा था, वो यूरोप में गिरा था कि जापान में गिरा था, ये मतलब नहीं, हम जहाँ बैठेंगे वहीं गिरेगा। इस तरह की स्थितियां हैं। और किसी मेटल का, एटम का, आयन का हम निरपेक्ष मान, स्टैंडर्ड वैल्यू, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हमें मेजर करने के लिए जिस तरह से मीटर, सेंटीमीटर, सेकेंड, किलो जो वेट है, इसकी मानक यूनिट ऑफ फिजिक्स में निकाले हैं, उसी तरह से यहाँ केमिस्ट्री में हम उसको स्टैंडर्ड मानने के लिए किसी एक को हम मानक मानेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव मानेंगे। अब जैसे यहाँ पे जो दिखाया गया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है, ई नॉट है इसकी, ई नॉट एच। अब हाइड्रोजन को ही हमने मानक क्यों मान लिया, तो ये चूंकि इजिली अवेलेबल है, सब लोगों को समझ में आ जाएगा और सारे जगहों पर है, सस्ता है, इसलिए हम इसको मानते हैं। लेकिन अब ये आज के डेट में यूजफुल नहीं है। कारण ये है कि ये जो सेटअप है ये बहुत हैवी है, वो हर जगह नहीं ले जाया जा सकता है। इसके अंदर देखिए है क्या कि ये पीटी वायर है, प्लेटिनम का वायर, दैट इज वेरी कॉस्टली। ये पीटी वायर है और प्लेटिनम वायर होने के कारण महंगा है, और महंगा है तो सबको अवेलेबल हो नहीं सकता। तो पीटी प्लेटिनम की ये रॉड लगी होती है, ये प्लेट लग, ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड लगी होती है। थोड़ा सा और मोटा कर दें तो ये पीटी है, प्लेटिनम महंगा, जानते सोने से भी महंगा है। इसके अंदर एक वायुमंडलीय दाब है, 1 atm प्रेशर है, इसमें जो कंसंट्रेशन लिया गया। और देखिए प्लेटिनीकृत प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अबेलियन किसका है, इसके अंदर 1 मोलर HCl का सलूशन है, ये 1 मोलर, और टेम्परेचर कितना रखा गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें से हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी, और वो हाइड्रोजन गैस कैसे होगी, H+, देखते रहिए 2H+, देखते रहे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के
हाइड्रोजन गैस ये G का निर्माण कर देता, या देखते रहिए, इसी को हाइड्रोजन H2 है, ये जो कन्वर्ट होगा तो 2H प्लस आयन बनेगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आप इसको ये तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, देखते रहिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ये दोनों के केस में अगर हम वैल्यू निकाल दें तो ये मानक मान लिया गया है, दैट इज नॉट ए ट्रू फैशन नहीं है, ध्यान में रख के रहिएगा। अगर ये हम वैल्यू ले रहे हैं ई नॉट ऑफ द, यहाँ से देखते रहिएगा, ये ले रहे हैं H प्लस स्लैश H2 ऐसे लिखा जाएगा, देन दैट इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट हमने मान रखा है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हमने मान रखा है, ये होता नहीं है। IIT में आएगा प्रॉब्लम, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या कैसे मेजर किया गया, सपोजिशन है, दैट इज ए सपोजिशन, ये माना गया है, होता नहीं है। और मान लिया गया, जैसे ओरिजिन मान लिया गया कि भारत का ओरिजिन जो है अयोध्या है, अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए हैं। अब अफ्रीका वाले कहते हैं नहीं, अयोध्या यहाँ नहीं, अयोध्या अफ्रीका में है, तो मूल बिंदु अफ्रीका वहां मानेंगे। जब वहां मान लेंगे तो मक्का मदीना आपका पूरब पड़ जाएगा, जैसे यहाँ से पश्चिम पड़ रहा तो वहां से पूरब पड़ जाएगा, फिर तो पता चलेगा कम्युनिटी डिफरेंसेस होने लगेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भी H2/H प्लस है, और ये दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.00 वोल्ट। फिर से यहाँ ध्यान में रख रहिए, मतलब इसका SRP भी यही है, इसका SOP भी यही है, माना गया। और एक पल्ले पर, जैसे सब्जी लेने जाते हैं, 2 पल्ले हैं, 2 पैंस हैं, तो एक पैन पर हम जो है वो वेट उसका वाट रखते हैं, भार रखते हैं, और दूसरे पर जो भी आइटम खरीदना होता है वो लेते हैं। लेकिन आज के माहौल में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आज तो डिजिटल इंडिया आ गया और डिजिटल जो वेइंग बॉक्स आ गया है, तो उस पे नहीं, आप 2 पल्ले एब्सोल्युटली अपने क्लासिकल में चलेंगे। तो किसी एक पर देखिए इसको जोड़ा जा सकता है, या तो इसको कैथोड बनाया जा सकता है या ये बनाया जा सकता है। कैथोड वो होगा जिस पर रिडक्शन होता है, जब ये रिएक्शन होंगे देन इट विल एक्ट एज ए कैथोड, तब वो ये कैथोड है, देखते रहिए। और जब ये रिएक्शन होगा तब ये एनोड का काम करेगा, एनोड का काम करेगा। देखिए हाइड्रोजन गैस पैदा हो रही है यहाँ से, H2 गैस, यानी हाइड्रोजन बनाने की यही विधि है, यही प्रिपरेशन है। हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे एब्सोल्युटली, तो ये विधि से इसी सेल के माध्यम से बनाया जाएगा। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, ये प्लेटिनम वायर होती है, जिसे 1 मोलर सांद्रता के HCl के विलयन में 1 एटमॉस्फेरिक ताप, 1 एटीएम दाब और 25 सेंटीग्रेड ताप पर रख करके जो इसके अंदर विभव पैदा होता है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये यादृच्छाया क्या कहें उसको, हम सेलेक्टिवली के रूप में, सपोजिशन के रूप में 0 वोल्ट मान लिए हैं। तो वर्णन करता, किसी मानक इलेक्ट्रोड विभव का वर्णन कीजिए, तो यही है। हालांकि इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, जो आगे चल करके कैलोमल इलेक्ट्रोड आ गया, वो कुछ ज़्यादा ही और आसान कर दिया, चीज़ों को कैलकुलेट करना, उसमें ले आना आसान हो गया। तमाम तरह के मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाए गए, लेकिन इसी के आधार पर आपको सीरीज पैदा की। हाँ दिनेश, कुछ कहना चाह रहा? दिनेश देखिए, हाँ ये जो सीरीज आ रही है, ये इन्हीं इलेक्ट्रोडों को मेजर किया गया। एक तरफ यानी एनोड के तरफ अगर हम इसको रख दें और कैथोड के तरफ जिसका कॉपर जैसे है, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रख करके और उस इलेक्ट्रोड को इससे जोड़ दें, तो उसके ऊपर जो विभव पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन दोनों, यदि ये बदल देंगे
ये लेफ्ट कर दें, वो राइट कर दें, तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इस पे रिडक्शन होगा। है ये लेफ्ट कर दें और जिंक या जिंक सल्फेट, जिंक को वाले कंपार्टमेंट को राइट कर देंगे तो इस पे रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन कहा आईपीएससी ने ऐसा आप नहीं करोगे, आप ये कही करोगे कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी जिसको हमको मेजर करना होगा, जिस मेटल्स को, जिस आइटम को, जिस आयंस का उसका इलेक्ट्रोड विभव, तो उसको हम राइट हैंड साइड वाले पे रखेंगे। जैसे आपको सब्जी तौलना ही है तो एक तरफ 1 किलो रखे हुए हैं, तो दूसरे तरफ आप 1 किलो रख करके जो भी आइटम लेना हो लेंगे, वो चाहे परवल हो या भिंडी हो, नेनुआ, जो कुछ भी हो, वो राइट हैंड साइड में रखेंगे। उसी तरह से इसने कहा उसको राइट हैंड साइड में आप रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम आपको फिक्स कर दिए हाइड्रोजन। अब ये देखिए इसकी तुलना में वो कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, तो एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो इससे कम करेगा तो माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे, और इससे ज्यादा करेगा तो प्लस करेंगे। और इसके आधार पर, यानी मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव के आधार पर उसमें लोगों ने सीरीज बनाई, एक श्रेणी बनाई। वो सीरीज आप न समझेंगे कि ये पीजीपीएचपी वाली, ऐसा नहीं है। एक बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम की एक सीरीज बनती है, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, ईसीसी बोलेंगे। और आईपीएससी ने कहा जो मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में जो सीरीज बनेगी, उसी को ही हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मानेंगे। पूछता है डिफिनीशन कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को परिभाषित कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को परिभाषित कीजिए। यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को परिभाषित करिए, डिफाइन करिए। तो आप जब यहाँ डिफाइन करेंगे, हम हमेशा यही बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इलेक्ट्रोकेमिकल, यहाँ देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम ECS बोलेंगे। सब्जेक्ट में एक सारा शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिएगा ECS क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो धातुओं, तत्वों, परमाणुओं, आयनों को उनके मानक इलेक्ट्रोड के विभव के बढ़ते या घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब उसमें एक लाइन और जोड़ेंगे कि आईपीएससी ने तत्वों या आयनों या परमाणुओं या अणुओं के मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उस श्रेणी को मानक माना है। अब देखिए ये एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी ये अभी तक अपने में संशोधन नहीं किया, तो ये दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये सही नहीं है। और आईपीएससी ने 98 में संशोधन कर दिया और कहा कि जो बढ़ता हुआ क्रम, ये देखिए घटता हुआ क्रम, फ्लोरीन का एसआरपी है, ये मानक अपचयन विभव है, एसआरपी पर आधारित है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे 2.87 वोल्ट है। नीचे अगर हम ले आते हैं इसको, तो लिथियम आएगा। यहाँ लिथियम अभी हम जब इसको सेंड करेंगे तो आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको ये नहीं करना है। ये जो नीचे वाला है वो हिस्सा आप ऊपर ले आएंगे, ऊपर वाला नीचे ले आएंगे, तब ये जो सीरीज बनेगी वो आपको स्टैंडर्ड होगी, या वही स्टैंडर्ड सीरीज मानी जाएगी। ये आईपीएससी ने गलत रखा, ये घटता हुआ क्रम बनाया है ये एनसीईआरटी ने, जबकि आईपीएससी ने कहा कि बढ़ता हुआ क्रम चाहिए। लिथियम सबसे, देखिए हम लिख रहे हैं, लिथियम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, देन इट विल कन्वर्ट एज ए लिथियम, अपचयन हो गया, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो लिथियम, देखिए यहाँ लिख रहे हैं प्लस लिथियम इज इक्वल टू होगा माइनस 3.04 वोल्ट। ये माइनस में है, और माइनस शब्द ये बता रहा है कि रिएक्शन होना नहीं चाह रहा है। अभी हम बताएंगे कंडीशन फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, तो ये होना नहीं चाह रहा है। नेगेटिव जब होगा,
जब भी ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव जैसे ही होगा तो यह अभिक्रिया अपने आप स्वतः होने लगेगी, आपकी जरूरत नहीं, या कहिए उसमें श्वसन तंत्र अपने आप विकसित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अपने आप ही सर्किट में मूवमेंट में ला देंगे, या ये कहिए उसमें जान आ जाएगी उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल में, और या जो भी पदार्थ होगा उसमें। यदि वो ई की वैल्यू नेगेटिव है तो वो मरा हुआ है, और उसको अगर हम पॉजिटिव बना दें तो जिंदा हो जाएगा। ये आपका काम है, मरे हुए को जिंदा करना। इतना तो आपके सामने आ ही गया। कोई डेड है उसको हम कैसे एलाइव कर दें, तो डॉक्टर लोग इसी तरह से ये केमिकल्स देते हैं, चाहे इंजेक्शन में, चाहे टैबलेट में या कैप्सूल में। तो इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलता है, वो पूरा शरीर को फिर मूवमेंट में ला देता। देखिए ये जो चीजें आपके सामने आ रही हैं अनुप्रयोग, अब इस अनुप्रयोग में थोड़ा सा ये दे रहा है कि ये इसके आधार पर है, एनसीईआरटी के ही आधार पर है। तो आप अगर अपने को सही करना चाहें तो हम उसमें से 2-4 आपको बता देंगे, उस पे आप काम करिएगा। तो उस पॉइंट्स में लेकर के आएंगे। जैसे देखा, फ्लोरीन गैस आक्सीकारक है, फ्लोराइड आयन दुर्बलतम अपचायक है, लिथियम आयन दुर्बलतम आक्सीकारक है, लिथियम धातु जलीय विलयन में प्रबलतम अपचायक है। सारणी में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है, सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्षमता। ये देखिए, ये आप ऐसे में न करिए। ये मैंने एनसीईआरटी आपको दिखाया, दैट इज नॉट ए वेरी यूजफुल फॉर यू, दैट इज नॉट यूजफुल। ये आपके लिए है नहीं, ये सब चीजें उलट देगा। एनसीईआरटी बड़ा सही नहीं है, दैट इज दिस इज नॉट ट्रू। ये ऐसे नहीं है। एक हम क्लास आपका अलग लेंगे, उसमें से जो इस पे हम बता देंगे। यानी जो सीरीज आपको डिजाइन होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये भी अभी तक ये नेट पर यही अवेलेबल है, उसको संशोधन नहीं किए हैं सब है? तो अब ये जान लीजिए कि ईसीएस के अनुप्रयोग, ईसीएस समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम बना रहे हैं वो बढ़ते हुए क्रम में है। ईसीएस में पहला पॉइंट जान लीजिए, जो रिएक्टिव है, जो क्रियाशील है, वो उनको ईसीएस में ऊपर रखा गया। लिथियम इज द टॉप हेड इन ईसीएस, उसका मानक अपचयन विभव नेगेटिव है, ऋणात्मक है, -3.04 वोल्ट है, वो टॉप पर है और वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो पहला रिएक्टिविटी अगर आती है तो आप हमेशा बोलेंगे कि ईसीएस में जो ऊपर मेटल है या नॉन मेटल या जो भी है ऊपर, या जिनके एसआरपी नेगेटिव है, मानक अपचयन विभव नेगेटिव है, दैट इज मोर रिएक्टिव। वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव होंगे, वो ज्यादा क्रियाशील है। तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीजें ऊपर से आएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अब वो सीरीज आपको कैसे पता चले कि क्या है, रटने की जरूरत नहीं, फिर पुनः बता दे रहे हैं। वो सामान्यतः जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ऊपर है, उसके नीचे सेकंड है, उसके नीचे थर्ड है, और सबसे नीचे जो है वो गैसेज हैं, जैसे फ्लोरीन 17 के ग्रुप के एलिमेंट नीचे रखे गए हैं। ये एक अपने दिमाग में आइडिया बना लेंगे तो आप हर चीज प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज ईसीएस में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, यानी नीचे आप जाएंगे मेटल आएगा, प्लेटिनम वगैरह, ये रिएक्टिव नहीं है। सोना, चांदी, ये सब ईसीएस में नीचे हैं, ये रिएक्टिव नहीं है, इसलिए इसे नोबल मेटल भी कहते हैं। दूसरा जो आपको ज्यादा आएगा, उसमें जो मेटल है इस सीरीज में, वो ऊपर वाला, जो ऊपर के मेटल्स हैं वो अपने नीचे वाले को उनके साल्ट के सॉल्यूशन यानी उनके विद्युत अपघट के विलयन में से भगा देते, हटा देते, रिप्लेस कर देते, डिस्प्लेस कर देते।
ऊपर वाला नीचे को विस्थापित कर देता, ये समझिए ऊपर वाला लाजवाब है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो किसी को हटा सकता है कभी कहीं भी। तो इस ईसीएस में जो ऊपर है, अब देखिए यहाँ जिंक ऊपर है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, सॉल्यूशन है, और जैसे ही इसमें हम डाल देंगे तो जिंक कॉपर को हटा देगा और जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर महोदय को भगा देगा वहाँ उस सोल्यूशन में से, यानी डिपॉजिट करा देगा। देखिए सॉलिड हो गया, यहाँ ये एक्वस फॉर्म में था, ये सॉलिड था। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को हटा देता है, ये प्रकृति है, ध्यान में रखते रहिए। बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, प्रकृति का नियम है। हर बड़ा व्यक्ति दूसरे को दबाता आया है, ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई हटा नहीं सकता, किसी भी परिस्थितियों में रिमूव नहीं किया जा सकता। अब कहिए कि कॉपर है प्लस जिंक सल्फेट हो, तो वो परिस्थिति जब लेके आएंगे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। ये रिवर्सिबल केस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं होगा, क्योंकि इसके केस में जो ई सेल निकालेंगे वो निगेटिव आ जाएगा, इसलिए स्पॉन्टेनियस होगा ही नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं। तो ऊपर वाला अपने से नीचे के साल्ट के सॉल्यूशन में से उस मेटल को विस्थापित कर देता है। तो क्या कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को विस्थापित करेगा? नहीं करेगा। क्या कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से, कॉपर देखते रहिए यहाँ से, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से कॉपर है और यहाँ सिल्वर नाइट्रेट हम रख दें, AgNO3 के विलयन में डाल दें, तो ये कॉपर ECS में Ag से ऊपर है तो कॉपर नाइट्रेट बना देगा, CnO3 का होल ट्वाइस बना देगा, और प्लस क्या बना देगा, Ag एकदम उसमें डिपॉजिट हो जाएगी, इस तरह से बाहर निकल जाएगा, चांदी से बाहर, ये चांदी बनाने की विधि भी आ गई इस तरह से। अब ये नहीं आप कर सकते कि Ag यहाँ हो और प्लस कॉपर नाइट्रेट यहाँ हो, NO3 यहाँ हो, और ये अगर आप डाल करके सोच रहे हैं तो रिएक्शन हो जाए, AgNO3 बन जाए और कॉपर हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन इज नॉट अलाउड, बिकॉज Ag is below to the copper in ECS। ये अभिक्रिया संभव नहीं है क्योंकि चांदी विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर के नीचे है। ऐसे ही इतने ही लिखेंगे, आपका नंबर मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट है जो अधातुएं हैं, ये धातु वाला मेटल प्रॉपर्टी, ये अधातु है, वो नीचे वाले जो स्थित है, नीचे फ्लोरीन, सबसे नीचे फ्लोरीन अपने दिमाग में बनाए रखिए। टॉप पर हमारा लिथियम है Li+, हाँ सबसे नीचे जो है वो फ्लोरीन है F2, यानी गैस है, लिथियम मेटल है। हाँ कोई बोल रहा था, हाँ 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 मैंने, हाँ नहीं, एनसीईआरटी आंसर सही लिखा है। अभी इसका ईएमएफ निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ का ईएमएफ जो होगा दैट इज तो पॉजिटिव, एनसीईआरटी को पॉजिटिव बता रहा है। और यहाँ हाँ हाँ ऊपर है, हाँ हाँ वो गलत हो जाएगा, इनको नहीं मानेंगे, ये हटा दिया गया है, इसे एनसीईआरटी वाला ये टेबल हटा दिया गया, इसलिए मैंने आपके हाँ नहीं नहीं, ये सभी टीचर ने, ये IPSC ने बताया ना 98 में संशोधन कर दिया। सारे जो एनसीईआरटी छोड़ करके जितने बुक्स आपको अवेलेबल हैं वो सब में आपको बढ़ता हुआ क्रम मिलेगा। एनसीईआरटी इसको संशोधन नहीं किया, क्योंकि एनसीईआरटी में संशोधन करने के लिए दिक्कत ये है कि वो संसद से पास कराना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। और संसद में पास होना मतलब जानते नहीं, सब गाँव पे बैठे हैं, तो पढ़ने लिखने से इन लोगों से कुछ मतलब तो है नहीं, क्या चीजें क्या होनी चाहिए। तो ये स्थितियां हैं जिसके कारण यह हो रहा है। कोई भी एनसीईआरटी में एक पेज एक लाइन भी हटाना होगा, तुमको पार्लियामेंट से हटाना होगा जा करके,
तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ये ध्यान में रखे रहें। तो ये जहामत कौन ले, इन सबों को लूटने फूटने से फुर्सत ही नहीं है कि पढ़ाई लिखाई पे वो बात करें। आप अपना दिमाग में बनाए रखिए, बढ़ता हुआ क्रम है, ऊपर वाला नीचे को विस्थापित कर देता, धातुएं और धातुएं, मेटल नॉन मेटल की मैं बात कर रहा हूँ। नॉन मेटल नॉन मेटल अधातुएं नीचे वाले ऊपर को विस्थापित कर देती हैं। नॉन मेटल अधातुएं मतलब जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन नीचे है, फ्लोरीन को भी विस्थापित कर देगा। देखिए जैसे हम लिख दे रहे हैं F2 इज, अगर एक KCl के विलयन में मिला दें तो फ्लोरीन क्या करेगा, KF बना देगा और फ्लोरीन को भगा देगा उसमें से। लेकिन अगर यही हम कहें कि क्लोरीन है, Cl2 है, देखते रहिएगा, और KF का सोल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड का, दैट इज नॉट इक्वल, ये नहीं रिएक्शन हो सकता क्योंकि क्लोरीन से ऊपर है, ये अधातु है, इसलिए अब क्रिया नहीं होगी। इसका अभी हम कहीं निकाल करके अब बताएंगे कैसे ये पॉजिटिव हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, ऑटोमेटिक होता है, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये दो परिस्थितियों पर ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको आ रहा, पूछा जा रहा है, कौन ऊपर और नीचे वाला, खाली इतने लिखना है, कौन ऊपर है कौन नीचे, ऊपर वाला नीचे को विस्थापित कर देता। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आप में यहाँ नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू को फिर आपको कॉम्पिटिटिव पार्ट्स हो जाएगा, वो परिस्थिति में आएगी, जिसको निकालने का भी सेल रिएक्शन वगैरह द्वारा हम बताएंगे आपको। तो 3 प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी आप देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। चौथी प्रॉपर्टी पर अगर हम बात करें, फोर्थ वाले पर, तो जिनका SRP कम है, ध्यान रख रहिए, जिनका SRP कम है, SRP कम मतलब हाइड्रोजन से ऊपर है ECS में, वो सब के सब एनोड का काम करते हैं। जिनकी SRP कम है, जिनका मानक अपचयन विभव कम है, वो एनोड का कार्य करते हैं, और जिनका मानक अपचयन विभव ज्यादा है वो कैथोड का काम करते हैं। यानी जब आप कोई सेल का निर्माण करेंगे तो लेफ्ट हैंड में वो मेटल रखेंगे, वो आयन रखेंगे जिसकी SRP कम है, यानी जिनका SOP ज्यादा है। ये ऐसा क्या है, ये जो SRP है, E नॉट ऑफ दी SRP, ये माइनस टाइम्स हो जाएगा E नॉट ऑफ दी OP, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला है, और बदलना चेंज करना हो तो माइनस लगा देंगे तो बन जाएगा। इसलिए जिनका मानक अपचयन विभव कम है वो एनोड के काम करते हैं, जिनका मानक अपचयन विभव कम है इसका मतलब उनका मानक ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है। तो जिनका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा वो एनोड है, या जिनका मानक अपचयन विभव कम है वो एनोड है। जिनका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा, जिनका SRP ज्यादा होगा, जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो कैथोड का काम करेंगे और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में राइट हैंड साइड में रखे जाएंगे। वहाँ रिडक्शन रिएक्शन होगा, क्योंकि कैथोड वो है जिस पर रिडक्शन होता है, एनोड वो है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। ये स्थिति आपके सामने है। जो जिनके SRP कम है वो अपचायक का काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज द लिथियम। प्रबलतम अपचायक अगर कोई है तो वो है लिथियम। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिनका SRP ज्यादा है, तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, जबकि लिथियम प्रबलतम अपचायक है। तो जो प्रबलतम अपचायक है वो देखते रहिएगा, वो दुर्बलतम ऑक्सीकारक का काम करेगा। स्थिति यही है। तो ये दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की कहानी है। अब ये देखेंगे कि एनोड पर कौन जा करके पहले डिपॉजिट होगा। एनोड पर वो पहले जाएगा, वो परिस्थिति, वो आयंस, वो एटम जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, या जिनका SRP कम हो। जिसका SRP जितना कम होगा वो पहले जाके एनोड पे जाएगा, और जिनका SRP ज्यादा हो वो कैथोड पे, अगर सोल्यूशन में मोर देन 2 आयंस अवेलेबल है तो वो आयंस पहले जाके डिस्चार्ज हो जाएगा जिसके SRP ज्यादा है।
अब हमको मान लीजिए कि एक कोई वो बना लें कंपार्टमेंट, एक डब्बा ही बना लेते हैं। वो डब्बे में क्या रख दें, डब्बे के अंदर जो है हम बना करके ऐसे बना रहे हैं और इसमें ढेर सारा आयंस डाल दिया, बहुत सारा आयंस। देखिए इसी के अंदर ढेर सारा आयंस डाल दिया और इलेक्ट्रोड मिला दिया, यहाँ पे डाल दिया इसी के अंदर है। बहुत सोडियम, पोटेशियम, कॉपर इत्यादि सब चीजें रखी हुई हैं। कैटोम रख दे रहे हैं। अभी दो तो समझिए, मान लीजिए इसी में Na+ सोडियम डाल दिया, सोडियम क्लोराइड डाला तो Na+ बन गया। कॉपर सल्फेट अगर इसी में मिला दें तो देन इट इज इक्वल टू कॉपर डबल+ आयन होगा। अगर इसी में Ag डाल दें, Ag देखते रहिएगा, तो AgNO3 या AgCl के रूप में ये होगा। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे होंगे, तो वो आयन पहले जाके इस कैथोड पर, ही कैथोड है, कैथोड जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तब की बात हो रही है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, उस समय ये कैथोड निगेटिव हो जाएगा और जब धारा ले रहे होंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। एक साल IIT वाले ने ऐसे पूछ दिया कि ऐसे है और इसके इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो कौन सा आयन पहले जाके इस पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो आयन पहले डिपॉजिट हो जाएगा जिसका SRP ज्यादा है। तो चांदी सबसे ज्यादा है, पहले जाके चांदी इसी के ऊपर चिपक जाएगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर वो चांदी पहले चिपक जाएगी। और चांदी का एक लेयर, एक यूनिफॉर्म लेयर इसके ऊपर होगा, फिर उसके बाद तो कॉपर का होगा, उसके बाद सोडियम का होगा। ये ध्यान में रखे रहिए और अपने दिमाग में बनाए रखिए कि एक सवाल उसने IIT वाले ने पूछा 2004 के पहले कि यदि कीचड़ है, कीचड़ समझ रहे हैं ना, मड और 3-4 दिन बारिश हुआ है, आप समझ ही रहे हैं मड क्या होता है। यदि कीचड़ है और कीचड़ में इलेक्ट्रोड कोई डाल दिया जाए और इलेक्ट्रोड डाल दिया जाए तो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए, उस कीचड़ में कौन सा आयन पहले जाके डिपॉजिट होगा। बड़ा स्टैंडर्ड सही सुंदर सवाल उसने बनाया था। और सवाल में देखिए कीचड़ जब है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर आप जानते ही हैं कीचड़ मतलब क्या, मृदा धातु। और मृदा धातु मतलब जो अर्थ मेटल्स हैं, मेटल्स कौन से हो सकते हैं अर्थ मेटल्स, एक तो आप फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है, एक अल्कली है, अल्कलाइन है। तो द्वितीय समूह के जो तत्व हैं वो सब के सब मिट्टी में है, पहले समूह वाले सब मिट्टी में है। और कौन उसमें आएगा तो ECS के अनुसार आप उसको डिजाइन कर देंगे और बनाए रखिएगा, नहीं आएगा तो हम इस प्रॉब्लम का जवाब देंगे। ये देखिए, ये दैट इज इम्पॉर्टेंट, ये आपके लिए आ रहा है, ये कहानी, ये स्थिति आपके निकल के आ रही है, ये आप कोर्स में है। नस्ट इक्वेशन, नस्ट ने किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए उसने एक समीकरण प्रस्तुत किया और वो समीकरण जो प्रस्तुत किया उस समीकरण को हम नस्ट समीकरण कहते हैं। नस्ट समीकरण, नस्ट इक्वेशन, NERNST, नस्ट इक्वेशन, ये देखते रहिए, ये दैट इज दिस, ये है। और ये आपके सामने बनाया गया, देखिए एक इक्वेशन है कि कोई ये इलेक्ट्रोड है M+N, M जो है N+ है और ऑक्सीडेशन नंबर N+ है और वो N इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। देखिए पानी के अंदर है, कर रहा है तो ये सॉलिड में बन जा रहा है। कुल समीकरण के लिए सांद्रता को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष मापा गया है। ये अपचयन है, यानी जब हम सेल बनाए हैं तो राइट हैंड साइड में इसको रखे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है। तो इसको हम लिखेंगे, देखते रहिए, ये वाला ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे, इसे हम निकालते हैं KPKC। उसी तरह से है, एक्चुअली है ये रिएक्शन कोएफिशिएंट, अभिक्रिया भागफल।
तो ये प्रोडक्ट ऊपर होगा और ये रिएक्टेंट ये जो Mn+ है वो नीचे होगा। सॉलिड का जो ठोस है उसकी सांद्रता समय के साथ नहीं बदलती है, इसलिए इसके यूनिट 1 मान लेते हैं। और ये आपकी वैल्यू देखिए नीचे आ गया यहाँ पर, ये 1 हो गया बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ यम ये सॉलिड है वो 1 होगा, नहीं बदलता है, पहले से जानते हैं कि कैसे निकालते वक्त। तो ये जब 1 हो जाएगा, यहाँ हो गया ये माइनस हो गया, R हो गया गैस कांस्टेंट, T हो गया परम ताप, N हो गया कितना इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुआ, F फैराडे 96,500 कूलम्ब्स की बात हो रही है, वो उसकी वो है। और वो ये आकर के आपका समीकरण जो बन गया, तो कहता है कि नष्ट समीकरण लिखिए, यूपी बोर्ड वाला कहता है नष्ट समीकरण लिखिए तथा इसमें प्रयुक्त सभी जो टर्म है उसको परिभाषित कीजिए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है R की वैल्यू इतना मोल पर लीटर है, R की वैल्यू आपकी इतना कांस्टेंट है, फैराडे 96,487 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू 87 नहीं 88 है, इतना होता। लेकिन हम अपने कैलकुलेशन के लिए 96,596,500 कूलम पर मोल मानते हैं। T परम ताप है, देखिए ये Mn+ एक्वस और ये स्पीसीज की सांद्रता है। डैनियल सेल के लिए कॉपर जिंक के किसी भी सांद्रता के लिए ये आपके सामने आ गया। तो देखिए कैथोड का अपचयन हो रहा है यहाँ, ये राइट हैंड साइड में, तो ये लिखेंगे E0 है माइनस RTF, यानी ये R और T है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चेंज हो रहे हैं। तो ये आ गया, ये इक्वेशन आपका कैथोड पर है। इसी तरह से A0 पर ऑक्सीडेशन हो रहा, तो A0 का रिएक्शन, फिर उसका नष्ट इक्वेशन यहाँ पर ये बन करके आ गया। और ये परिस्थितियां आपके निकल के आ गई। ई सेल देखते रहिएगा, ई सेल यहाँ आया, ई सेल इज इक्वल टू हो रहा है क्या, E0 है, ये E0 है, दैट इज दिस कैथोड माइनस एनोड, और उसी को E0 ऑफ दिस सेल कहते हैं। और E0 ऑफ दिस सेल, अच्छा ये निकाल दिया अलग अलग करके, देखिए ये अलग अलग करके कैथोड वाला और एनोड वाला इसमें जोड़ कर सॉल्व कर देंगे तो E0 ऑफ दिस सेल आ जाएगा। और E0 ऑफ दिस सेल आप फिर से आपको हम बता दे रहे हैं, E0 ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड का उपयोग किया गया है। तो ये आप लिखेंगे एज ए होल की बात करें तो दैट इज दिस, ये आपका नष्ट समीकरण हुआ, ये नष्ट समीकरण है जिसपे आपको लिखना है, दैट इज दिस। ये प्रॉब्लम आपको डिजाइन करनी है और सबको बता देना है। RT/F की वैल्यू 25 सेंटीग्रेड पर अगर हम मेजर करें RT/F एट 25 डिग्री तो 0.059 आता है, और n से डिवाइड कर दें तो दैट इज दिस। ये टेम्परेचर 298 केल्विन पर है, और R की वैल्यू जो अभी निकाला आपने उस पर ये वैल्यू कांस्टेंट होती 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑलमोस्ट 25 पर, 30 पर, 15 पर, यही लगभग रहता है। 0.58 जो जहाँ डिफरेंसेज आनी है वो इस वाले तीसरे अंक पर आनी है। तो ये नष्ट समीकरण है आपका, दैट इज दिस। ये देखिए यहाँ निकल करके आपका आ गया नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण आपके सामने निकल के आ गया, दैट इज दिस। ये डैनियल सेल का है, इस तरह का सेल होगा तो ये ऐसे लिखेंगे, रिएक्शन कोएफिशिएंट है, Q इज द रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसी को आप आगे चल करके KP या KC के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज दिस। तो ये निकल करके सामने आ रहा है। अब ये इक्वेशन एक सॉल्यूशन है, इसको आपको कैसे किया जाए वो स्थिति आपके सामने आ रही है। ये NCERT का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे हम इस तरह से, वो है। तो इस तरह से आपकी नष्ट समीकरण पर आधारित ये पार्ट रहा, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आया